हेलो लर्नर्स। इंग्लिश में जितना ज़रूरी होता है ग्रामर सीखना, उतना ही ज़रूरी होता है ट्रांसलेशन सीखना। जैसा कि हम हैं इंडियंस, तो हमें आदत है हर चीज़ को हिंदी में ट्रांसलेट करने की, क्योंकि हमारी मदर लैंग्वेज क्या है? हिंदी। जब भी हम कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले माइंड में उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं कि इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा। यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रांसलेशन की। अगर आप किसी भी सेंटेंस का सही ट्रांसलेशन करेंगे तभी तो आप उसका सही मीनिंग निकालेंगे। जो भी ट्रिक्स हमने लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस की, आप उनकी हेल्प से सही ट्रांसलेशन करना सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक नई स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे और उसके साथ जानेंगे एक ट्रांसलेशन ट्रिक। किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आज की जो हमारी ट्रिक है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की है। ट्रांसलेशन के लिए हमें सबसे पहले क्या देखना होता है? सब्जेक्ट। आज की हमारी स्टोरी का सब्जेक्ट है द बॉय एंड कैश्यू नट्स। ठंड में काजू तो आप बहुत खाते होंगे, काजू को ही कहा जाता है कैश्यू नट्स। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है लड़का और काजू, यानी कि द बॉय एंड कैश्यू नट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेशन सीखते हैं। स्टोरी का पहला सेंटेंस है अ बॉय वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ कैश्यू नट्स। सबसे पहले हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को देखते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? अ बॉय। अ बॉय यानी कि एक लड़का। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद अब हम इस सेंटेंस में देखेंगे हेल्पिंग वर्ब को। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज। वॉज यानी कि था। हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस का टेंस बताती है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वॉज। वॉज का मतलब होता है था। जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब है हम उसे उठाकर सेंटेंस के एंड में रख देंगे। तो था कहाँ पर आ जाएगा? सेंटेंस के एंड में। अब हम जाएंगे सब्जेक्ट के बाद सीधा सेंटेंस के एंड वर्ड पर, जो है कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स यानी कि काजू। उसके बाद है फॉन्ड ऑफ, यानी कि फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। वेरी फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है बहुत शौकीन होना। वेरी का मतलब होता है बहुत। तो ये बन जाएगा एक लड़का काजू का बहुत शौकीन था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्रिक है। जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है सेंटेंस की, वो सेंटेंस के एंड में आती है। कोई भी सेंटेंस आप देख सकते हैं हिंदी का, जैसे कि वह जा रहा था, वह आ रहा था, वह जाएगा, वह आएगा, वह आता है। इसमें क्या है? सेंटेंस में आ रहा है था, है, गा, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो ये सेंटेंस के एंड में आते हैं। दुनिया का कोई भी सेंटेंस आप ट्रांसलेट करेंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब को सबसे एंड में ही देखेंगे। इज एम आर वॉज वर्ब की हमने एक वीडियो बनाई हुई है, यानी कि सभी हेल्पिंग वर्ब्स हैं उसमें। इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कैसे कैसे होता है और इनका मीनिंग क्या होता है, ये सब कुछ इस वीडियो में दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरा सेंटेंस देखते हैं। सो हिज मदर ऑलवेज गेव हिम अ फ्यू नट्स टू ईट। सो का मतलब होता है इसलिए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हिज मदर। मदर यहाँ पर सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर दो हैं, एक है हिम और दूसरा है नट्स। अब हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हम सबसे एंड में लिख देंगे। यहाँ पर दो वर्ब्स हैं, एक है गेव और एक है ईट। गेव क्या है? गिव की पास्ट फॉर्म है, क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर गेव आया है। गिव का मतलब होता है देना, यानी कि वह पास्ट में देती थी। ये दोनों वर्ब सेंटेंस के एंड में आएंगी, तो हम इसे सेंटेंस के एंड में लिख देंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले आता है तो ये आएगा इसलिए उसकी माँ। उसके बाद हमने वर्ब्स को सबसे एंड में रख दिया है तो बचा हिम। तो सेंटेंस में बचता है हिम और फ्यू नट्स। पहले हम लिखेंगे जो पहले हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि हिम, उसकी मदर उसे। उसके बाद हम लिखेंगे नट्स को, जो की है काजू, उसकी मदर उसे काजू। ईट का मतलब हो गया है खाना। गेव क्या है? गिव की सेकेंड फॉर्म, यानी कि देना। सेकेंड फॉर्म है यानी कि वो देती थी। तो ये बन जाएगा इसलिए उसकी माँ उसे कुछ काजू खाने को देती थी। देखिए, जब भी आप किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं तो सीधा सीधा आपको ट्रांसलेट नहीं करना होता है। जैसे कि ईट का मतलब है खाना, नट्स का मतलब हो गया काजू, फ्यू का मतलब हो गया कुछ, हिम का मतलब हो गया उसे। ऐसे ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। उस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा होगा उस वे में ट्रांसलेट करना होता है। जैसे कि खाने को देती थी, तो यहाँ पर हम खाना देती थी इस तरीके से नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे खाने को देती थी। ये सब आपको रीडिंग से आएगा। जब भी आप इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस या पैराग्राफ पढ़ेंगे, आप उसे रीड करते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा होगा। तो आप उन सभी वर्ड्स को जोड़कर एक जो सही सेंटेंस बन सकता है वो आप बना सकते हैं।
जैसे कि ऑलवेज का मतलब है यहाँ पर हमेशा, गिव यानी कि देना। आप यहाँ पर सेंटेंस में थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा होगा। इस सेंटेंस का मीनिंग है इसलिए उसकी माँ उसे कुछ काजू खाने को देती थी। यहाँ पर जो भी वर्ब है वो सेंटेंस के एंड में आई हुई है। उसके बाद है द बॉय ऑलवेज आस्क्ड हर फॉर मोर नट्स। यहाँ पर हम सेंटेंस का सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, द बॉय यानी कि लड़का। उसके बाद हम देखेंगे वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या है सेंटेंस में। इस सेंटेंस में वर्ब है आस्क। आस्क क्या है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है आस्क, तो इसे हम सेंटेंस के एंड में रख देंगे। द बॉय यानी कि लड़का, आस्क हर, हर यानी कि उसकी माँ की बात हो रही है। फॉर का मतलब होता है के लिए, मोर नट्स यानी कि ज्यादा काजू। आस्क का मतलब मांगना भी होता है और पूछना भी होता है, तो ये सेंटेंस दोनों ही तरीके से बन सकता है। इस सेंटेंस का मीनिंग बन जाएगा लड़का हमेशा उससे और काजू मांगता था, या आप कह सकते हैं लड़का हमेशा उससे और काजू के लिए पूछता था। दोनों ही सेंटेंसेस यहाँ पर सही हैं, लेकिन ज्यादा सही हमें मांगने वाला लग रहा है। ये चीज आपको रीडिंग से बिल्कुल समझ आ जाएगी। जैसे जैसे आप रीड करते जाएंगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेंटेंस का मीनिंग ज्यादा सही बैठता है। यहाँ पर सही बैठ रहा है कि लड़का उससे और काजू मांगता था। उसके बाद है एवरी टाइम द मदर वुड से नो माई डियर नॉट सो मैनी एट अ टाइम। यहाँ पर सेंटेंस में दो बातें कही जा रही हैं। सेंटेंस में जब भी कोमा आ जाता है तो वो सेंटेंस अलग अलग बन जाते हैं। पहले हम आधे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद बाकी के सेंटेंस को। एवरी टाइम द मदर वुड से, एवरी टाइम यानी कि हर बार या हर समय। उसके बाद है नो माई डियर नॉट सो मैनी एट अ टाइम। नो माई डियर यानी कि नहीं मेरे प्रिय। सो मैनी का मतलब है इतने सारे, एट अ टाइम यानी कि एक समय पर। तो ये बन जाएगा हर बार उसकी माँ कहती नहीं मेरे प्रिय, एक बार में इतने सारे नहीं। कॉमा लगने से सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। पहले ट्रांसलेट किया जाता है पहला सेंटेंस, उसके बाद देखा जाता है दूसरे सेंटेंस को। उसके बाद है इफ यू विल ईट टू मैनी एट अ टाइम यू विल गेट पेन इन योर स्टमक। यहाँ पर भी दो सेंटेंस है। पहले हम ट्रांसलेट करेंगे पहले सेंटेंस को, इफ यू ईट टू मैनी एट अ टाइम। इफ यानी कि अगर, यू यानी कि तुम, ईट यानी कि खाना, टू मैनी एट अ टाइम यानी कि एक बार में बहुत सारे। तो ये बन जाएगा अगर आप एक बार में बहुत ज्यादा खाते हैं। उसके बाद हम दूसरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, यू विल गेट पेन इन योर स्टमक। विल है यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस के एंड में आएगी। गेट पेन का मतलब है पेन मिलना या होना। पेन का मतलब है दर्द, दर्द होना या दर्द मिलना। इन द स्टमक यानी कि स्टमक में यानी कि पेट में। तो ये बन जाएगा तुम्हें तुम्हारे पेट में दर्द होगा। गा यहाँ पर क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है जो विल से आया है, तो ये सेंटेंस के एंड में आएगा। ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा अगर आप एक बार में बहुत ज्यादा खाते हैं तो आपको आपके पेट में दर्द होगा या दर्द मिलेगा। ये उसकी माँ उसके बच्चे से कहती है कि अगर तुम एक बार में ज्यादा खाओगे तो तुम्हें तुम्हारे पेट में दर्द होगा। उसके बाद है द स्टर्न वॉइस ऑफ हिज मदर मेड द बॉय क्वाइट। स्टर्न यानी कि कठोर, स्टर्न वॉइस यानी कि कठोर आवाज। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मदर यानी कि उसकी माँ, हिज मदर यानी कि उसकी माँ। उसकी माँ के बारे में यहाँ पर कुछ कहा जा रहा है कि स्टर्न वॉइस ऑफ हिज मदर यानी कि उसकी माँ की कठोर आवाज। तो ये पूरा एक साथ ही आएगा। उसकी माँ की कठोर आवाज से मेड यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है। मेड का मतलब होता है कराना। द बॉय यानी कि लड़का, और उसके बाद है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है शांत। मेड यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में आएगा। तो ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा उसकी माँ की कठोर आवाज ने लड़के को शांत करा दिया या चुप करा दिया। उसके बाद है बट ही नेवर फेल्ट दैट व्हाट शी सेड वाज राइट। बट का मतलब होता है लेकिन, ही यानी कि लड़के की बात हो रही है, ही नेवर यानी कि कभी नहीं। फेल्ट क्या है, फील की सेकंड फॉर्म है, पास का सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है। फील यानी कि लगना, महसूस होना या लगना। व्हाट शी सेड यानी कि जो उसकी माँ कहती थी। सेड से की पास फॉर्म है तो कहती थी हो जाएगा। ये वॉज आया है तो यहाँ पर थी आएगा। राइट यानी कि सही। तो ये बन जाएगा लेकिन उसे कभी नहीं लगा कि उसकी माँ ने जो कहा वह सही था। उसके बाद है वन डे द बॉय वॉज अलोन इन द हाउस। वन डे यानी कि एक दिन, द बॉय यानी कि लड़का। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, लड़का, तो ये सबसे पहले आएगा एक दिन लड़का। वॉज यानी कि था,
पास्ट का सेंटेंस है, सबसे एंड में चला जाएगा वॉज, उसके बाद हम जाएंगे सेंटेंस के एंड वर्ड पर। इन द हाउस यानी कि घर में। अलोन का मतलब होता है अकेला, तो ये पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, एक दिन लड़का घर में अकेला था। हिज मदर हैड गॉन आउट फॉर सम वर्क। हिज मदर यानी कि उसकी माँ। हैड यहाँ पर क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है जो हैव की पास्ट फॉर्म है, क्योंकि पास्ट का सेंटेंस है इसलिए सेकेंड फॉर्म आएगी हैड। गॉन आउट का मतलब होता है बाहर जाना। गॉन क्या है, गो की थर्ड फॉर्म है। गॉन का मतलब होता है चले जाना। क्योंकि एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है हैड के बाद। हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। फॉर का मतलब होता है के लिए। सम यानी कि कुछ काम के लिए वह बाहर गई थी। तो ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा उसकी माँ कुछ काम से बाहर गई थी। उसके बाद है द बॉय मैनेज टू गेट एट द जार ऑफ कैश्यू नट्स। द बॉय यानी कि लड़का यहाँ पर सब्जेक्ट है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। यहाँ पर मेन वर्ब है गेट, इसका मतलब होता है पाना। द बॉय के बाद हम सीधे सेंटेंस के एंड में जाएंगे जो है कैश्यू नट्स। जार ऑफ कैश्यू नट्स यानी कि काजू का जार। लड़का काजू का जार पाने में कामयाब रहा, या आप ये भी कह सकते हैं लड़का काजू का जार तक पहुंचने में कामयाब रहा। उसके बाद देयर वाज नो वन टू स्टॉप हिम ईटिंग दैट डे। यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है हिम यानी कि उसे, तो ये बन जाएगा उसे उस दिन। उसे के बाद हम सेंटेंस के एंड वर्ड पर जाएंगे यानी कि दैट डे। दैट डे का मतलब होता है उस दिन। उसे उस दिन। ईटिंग यानी कि खाना, स्टॉप यानी कि रोकना। वॉज आया है हेल्पिंग वर्ब है तो सेंटेंस के एंड में आ जाएगा, तो ये था कहाँ पर आया है, सेंटेंस के एंड में। उसे उस दिन खाने से रोकने वाला कोई नहीं था। सो ही एट एज मैनी कैश्यू नट्स एज ही कुड। सो का मतलब होता है इसलिए। ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है यानी कि लड़का। एट यानी कि खाना, ईट की पास्ट फॉर्म है। एज मैनी कैश्यू नट्स यानी कि जितने भी काजू। कुड एक मॉडल वर्ब है जिसका मतलब होता है सकता। तो ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा इसलिए वह जितने काजू खा सकता था उसने खाए। एट यहाँ पर वर्ब है यानी कि मेन वर्ब है, सेंटेंस के एंड में आया है खाए, इसलिए वह जितने काजू खा सकता था उसने खाए। उसके बाद है नेक्स्ट डे द बॉय फेल सिक। नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, डे का मतलब होता है दिन, अगले दिन। द बॉय यानी कि यहाँ पे सब्जेक्ट बॉय के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट डे अगले दिन लड़का। फेल सिक यानी कि सिक होता है बीमार होना। फेल यानी कि पड़ना, बीमार पड़ गया। अगले दिन वह बीमार पड़ गया। उसके बाद है ही सफर्ड फ्रॉम अ सीवियर पेन इन हिज स्टमक। सफर्ड यहाँ पर क्या है, सफर की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब होता है पीड़ा झेलना या दर्द झेलना, किसी चीज को सफर करना। फ्रॉम का मतलब होता है से। सीवियर पेन यानी कि बहुत ज्यादा भयंकर दर्द। जब बहुत ज्यादा दर्द होता है तो हम उसे कहते हैं सीवियर पेन। इन हिज स्टमक यानी कि उसके पेट में। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। उसके बाद हम जाएंगे सेंटेंस के एंड वर्ड पर। वह पेट में दर्द से पीड़ित था। सफर का मतलब होता है पीड़ित होना और सफर्ड आया है यानी कि वो पीड़ित था। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है। उसके बाद हम जाएंगे सेंटेंस के एंड वर्ड पर यानी कि स्टमक। वह पेट में भयंकर दर्द से पीड़ित था। उसके बाद है ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट ओबेइंग हिज मदर। ही यानी कि लड़का सबसे पहले आएगा वह। फेल्ट सॉरी यानी कि सॉरी फील होना या सॉरी महसूस होना। ओबे का मतलब होता है किसी की बात को मानना या किसी की आज्ञा को मानना। उसे उसकी माँ की बात न मानने का मलाल था। मॉरल है योर एल्डर्स आर योर वेल विशर्स, ओबे देम। यहाँ पर कॉमा लगा है यानी कि दो अलग अलग सेंटेंस बन जाएंगे। ओबे देम अलग है, योर एल्डर्स आर योर वेल विशर्स अलग है। इसका मतलब है तुम्हारे बड़े यानी कि एल्डर्स यानी कि बड़े तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। वेल विशर्स यानी कि शुभ चिंतक। ओबे देम यानी कि उनकी आज्ञा मानो। तो ये बन जाएगा तुम्हारे बड़े तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, उनकी बात मानो। आई होप आपको ये ट्रिक बिल्कुल समझ आई होगी कि वॉज अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है, वर है हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर है हेल्पिंग वर्ब, तो वो सेंटेंस के एंड में आते हैं। किसी भी सेंटेंस में आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है। आई होप आपको आज की ट्रांसलेशन की ट्रिक बिल्कुल क्लियर हो गई होगी और आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अब आप किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन आसानी से कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।